आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। आज तक रेडियो पर यह 4 सितंबर की शाम का न्यूज़ पॉडकास्ट दिन भर। मैं हूं कुलदीप मिश्र। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव बना हुआ है और उधर रूस में दोनों देशों के डिफेंस मिनिस्टर्स का आमना सामना हो सकता है। एससीओ समिट है वहाँ। लेकिन ये समझेंगे कि अगर जंग के हालात बने तो भारत के पास क्या एडवांटेज है। दूसरी खबर जिस पर बात करेंगे वो है सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी। कहा जा रहा था कि 15 करोड़ रुपए सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट से गायब थे, जो एक फिल्म साइन करने के एवज में उन्हें मिले थे। इन 15 करोड़ रुपयों की गुत्थी अब सुलझ गई है। शम्स ताहिर खान आपको बताएंगे। और आखिर में बात करेंगे कोरोना वैक्सीन की। WHO ने कहा है कि अगले साल के 5वें-6ठे महीने तक दुनिया में कोरोना वैक्सीन की वाइड स्प्रेड अवेलेबिलिटी मुमकिन नहीं दिख रही है। एक और बात कही है वैक्सीन की क्षमता पर, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले हेडलाइंस। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल शिक्षक दिवस के मौके पर देश के चुनिंदा 57 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। तमिलनाडु में कुड्डालोर जिले में एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से 9 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य गंभीर रूप से झुलस गए। सिख दंगों के एक मामले में दोषी सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। नीट परीक्षा को लेकर 6 राज्यों की ओर से दाखिल रिव्यू पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बिहार चुनाव के साथ देश की 64 विधानसभा और एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव होगा, ये ऐलान चुनाव आयोग ने किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। गायत्री प्रसाद प्रजापति को 3 महीने की राहत दी गई है। चेन्नई सुपर किंग्स टीम के ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह निजी कारणों का हवाला देकर IPL से हट गए हैं और टेलीविजन चैनल कलर्स ने देश के सबसे बड़े ई-स्पोर्ट्स और मोबाइल गेमिंग प्लेटफॉर्म मोबाइल प्रीमियर लीग MPL के साथ साझेदारी कर ली है। रियलिटी शो बिग बॉस के अगले सीजन बिग बॉस 2020 को इस बार MPL प्रायोजित करेगा। आज तक रेडियो पर यह है दिन भर और मैं हूं कुलदीप मिश्र। PUBG जा रहा है तो फौजी आ रहा है। एक्टर अक्षय कुमार ने एक नए मल्टीप्लेयर एक्शन गेम का ऐलान किया है जिसका नाम होगा फौजी। और ऐसे समय पे यह ऐलान किया गया है जब 2 ही दिन पहले भारत सरकार ने PUBG को बैन किया था। तो ये जो नया गेम जिसका ऐलान किया गया FAU_G, इस तरह से इन्होंने लिखा है और उसका मतलब लिखा है फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स, FAUG। इस तरह से बना फौजी। अक्षय कुमार ने इस गेम का ऐलान किया है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर भारत योजना का जिक्र उन्होंने इस पोस्ट के साथ किया है सोशल मीडिया पर। दूसरी बात ये कि इस गेम के रेवेन्यू का 20% भारत के वीर ट्रस्ट में दिया जाएगा और खेलने वाले अपना मनोरंजन तो करेंगे ही, साथ में इस गेम के ज़रिए उन्हें भारत के सैनिकों के बलिदान के बारे में भी बताया जाएगा। तो एक स्वदेशी गेम PUBG की जगह लाने की तैयारी हो रही है जिसमें देश प्रेम का, पैट्रियोटिज़म का एंगल सबसे ऊपर रखा गया है। बहुत सारे रिएक्शंस इस पे आ रहे हैं, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे। किसी ने ये लिखा है कि जो तस्वीर इस्तेमाल की है इसके प्रमोशन के लिए वो तस्वीर भारत की है ही नहीं। किसी ने खुशी जताते हुए ये भी कहा है कि सबका बदला लेगा तेरा फौजी। तो फौजी से ही सबका बदला लेने की उम्मीदें, अपेक्षाएं LAC पर भी हैं, भारत चीन सीमा पर जहां विवाद चल रहा है। और ये बात साहिर लुधियानवी भले ही लिख गए कि जंग खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों को हल देगी। लेकिन अगर जंग हो गई तो कौन ही उसे टाल सकता है। और एक अरसा तो हो ही गया है भारत चीन के बीच सीमा पर तनाव को शुरू हुए। जून में शुरू हुआ था तो लगा लीजिए जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने हो गए हैं। दोनों तरफ हैवी डिप्लॉयमेंट है सेनाओं का। उन्होंने PLA के जवानों को तैनात किया हुआ है, जो उनकी सेना है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी उसको वो कहते हैं। बड़ी संख्या में जवान हैं। तो मैचअप करने के लिए भारत ने भी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को लगा दिया है जो ऊंचाई वाले इलाकों में वॉरफेयर में माहिर हैं। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत कह चुके हैं कि सेना तैयार है। और आज आर्मी चीफ MM नरवणे ने कहा कि LAC पर सिचुएशन थोड़ी टेंस है, पर यह भी कहा कि वो कॉन्फिडेंट हैं कि दोनों देशों के बीच के मसले को बातचीत से हल किया जा सकता है। उधर SCO समिट हो रहा है जिसमें और भी देशों के मंत्री पहुंचे हैं। भारत और चीन के रक्षा मंत्री भी वहां पहुंचे हैं। तो खबर ये आ रही है कि चीन ने जो डिफेंस मिनिस्टर्स लेवल की बातचीत की रिक्वेस्ट की थी इंडिया को,
उसको हो सकता है इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया है, ऐसी खबरें हैं। और हो सकता है राजनाथ सिंह अपने चाइनीज़ काउंटर पार्ट के साथ बैठें। तो जून में गलवान वैली की घटना के बाद से अगर ये मीटिंग हुई तो दोनों देशों के बीच पहली बड़ी पॉलिटिकल लेवल की ये मीटिंग होगी, तो बड़ी क्रूशल मीटिंग है ये। लेकिन अभी सीमा पर जो हो रहा है, सेना अपनी तैयारी कर रही है, जो मेजर स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं वहाँ अपना कब्ज़ा मजबूत रखने के लिहाज से रीपोजिशनिंग की है भारतीय सेना ने, ऐसी खबरें हैं। मैंने बात की जनरल शशि अस्थाना से, जो मिलिट्री और इंटरनेशनल इश्यूज़ के जानकार हैं और थिंक टैंक है एक USI ऑफ इंडिया, उसके वो चीफ़ इंस्ट्रक्टर हैं। मैंने उनसे पूछा कि आने वाले कुछ महीनों में LAC पर वो कैसा माहौल देखते हैं, नियर फ्यूचर में LAC की स्थिति क्या हो सकती है। देखिए, चीन ने जो अतिक्रमण किया है और वो उस इलाके में घुस गए जहां उन्हें नहीं होना चाहिए था कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के मुताबिक, उससे LAC के ऊपर जो टेंशन अभी शुरू हुई है ये टेंशन बनी रहेगी, क्योंकि अभी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का और जितनी भी ये इस किस्म की संधियां हुई थी उनका कोई औचित्य नहीं रह गया है। इस कारण अब सिचुएशन ये आ गई है कि दोनों ही तरफ से, चाहे वो पीले की तरफ से हो चाहे इंडियन आर्मी की तरफ से हो, कोशिश ये रहेगी कि हम जो टैक्टिकली और स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट फीचर हैं उनके ऊपर हम बैठें और एक डिफेंसिबल अच्छी पोजीशन पर हम लोग बैठें ताकि दूसरा आदमी अतिक्रमण ना कर सके। और इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि अब टग ऑफ वॉर होने वाला है। टग ऑफ वॉर का मतलब है कि जिसको मौका मिल गया वो थोड़ा और आगे बढ़ के कोई इंपॉर्टेंट फीचर पकड़ लेगा। जहां तक भारत का सवाल है, लड़ाई हम नहीं चाहते और हम बातचीत करना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि चीन भी लड़ाई चाहता है, लेकिन सिचुएशन ये है कि अब जिस किस्म से उन्होंने अतिक्रमण किया और जिस किस्म से उनके प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अपने आप को, अपनी जो जनता है उनके सामने ये बताने की कोशिश की कि भाई हम बहुत स्ट्रांग कंट्री है, हमारा PLA बहुत स्ट्रांग है, और जो उनकी अंदरूनी मुसीबतें थी उससे दिमाग डाइवर्ट करने के लिए अपनी जनता का उन्होंने ये एक्शन लिया। तो अगर इस एक्शन में भारत ने इस किस्म से मुंहतोड़ जवाब दिया है कि अब उनको पीछे हटने में थोड़ी सी शर्म महसूस होगी, इसलिए वो उस हालत में जो इसको बोलते हैं पॉलिटिकल कॉस्ट जो है उसकी उनको बहुत हैवी हो जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि ये तनाव जो है ये काफी थोड़ा लंबा चलने वाला है। रस्साकशी जिसे बोलते हैं वो चलती रहेगी बॉर्डर के ऊपर कुछ समय तक। मुझे नहीं लगता कि चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को डिमार्केट करने के किसी भी हालत में उसके लिए तैयार होगा, या इस समय वो बॉर्डर किसी संधि के लिए कोई तैयार होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। और जब तक ये दोनों चीजें नहीं होती तब तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की परिभाषा चीन की और हिंदुस्तान की आपस में कई जगह नहीं मिलेगी। और क्योंकि ये परिभाषा नहीं मिलेगी और पहले हम लोग इसको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के मुताबिक दोनों साइड पेट्रोल कर लेती थी, अब सिचुएशन थोड़ी सी बिगड़ गई है क्योंकि अब उन्होंने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर तोड़ दिए हैं, इसलिए अब हम उनको पेट्रोलिंग भी नहीं करने देंगे। और जाहिर है कि दोनों तरफ से इसमें अभी अड़चन आई। जनरल अस्थाना, एस्केलेशन को लेकर बड़ी बातें हो रही हैं कि ऐसा तो नहीं होगा कि जंग छिड़ जाए। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का बयान है कि हम तैयार हैं। आपको लगता है कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है? सारे फैक्टर्स को अगर देखें कि चीन का जो रुख है और जो ग्लोबल सिचुएशन है, दोनों देशों के जो इकोनॉमिक हालात हैं इस वक्त, क्या ये सारे फैक्टर्स उसमें एक रोल निभाएंगे? और दूसरी बात ये कि अगर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लें कि जंग होती है, तो भारत की मिलिट्री स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इन हालात के हिसाब से? देखिए, जंग तो नहीं चाहता कोई भी। मुझे नहीं लगता कि चीन भी जंग चाहता है या हिंदुस्तान जंग चाहता है। कोविड की हालत सबको पता है। भारत की जो GDP है वो तकरीबन 20% के करीब नीचे गई है। चीन के ऊपर 317% जो GDP है उससे 317% का डेट चीन लेके बैठा हुआ है, इंटरनल डेट और एक्सटर्नल डेट। लेकिन सवाल ये होता है कि जब भी स्टैंड ऑफ होता है तो उसमें एक जिसे बोलते हैं ना ग्रेसफुल एग्जिट, इज्जत से बाहर निकलना, ये थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है क्योंकि पॉलिटिकल कॉस्ट इसकी काफी महंगी होती है। अब शी जिनपिंग के लिए जैसे मैंने बताया कि फेस बचाना मुश्किल है, इसलिए ये सिचुएशन टेंस सिचुएशन जरूर रहेगी।
हालांकि हम एक प्रोफेशनल फोर्स हैं और प्रोफेशनल फोर्स हर किस्म की सिचुएशन से डील करने के लिए तैयार होगी। जहां तक बातचीत चलती है कई बार कि भाई उनकी फौज की साइज बहुत बड़ा है या उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा लगाया हुआ है फौज के ऊपर, तो उसका सिंपल सा आंसर है कि अगर आप देखें तो चीन की सीमाएं भी हमसे बहुत ज्यादा हैं और उनकी मैरीटाइम सीमाएं भी बहुत ज्यादा हैं। चीन ना सिर्फ भारत के साथ इस किस्म का उसने आक्रामक रवैया अपनाया है, उसने साउथ चाइना सी में भी वैसा किया हुआ है। तो चीन कई मोर्चों पे लड़ रहा है और अगर कई मोर्चे उसने संभाले हुए हैं तो जाहिर है कि उसको हर जगह अपनी अपनी फौज को वैसे भी डालना पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि ज्योग्राफी भारत के फेवर में, हिमालय जो है उसके अंदर चाहे फौज आपके पास कितनी भी हो, आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई लिमिटेड फौज ही कही जा सकती है और उतनी फौज जो है वो भारत के पास भी है और भारत भी अपने आराम से उसको संभाल सकता है। तीसरी चीज जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बहुत ही बड़ा है, ये बॉर्डर काफी बड़ा है, इसमें हर जगह ना चीन स्ट्रांग हो सकता है ना हिंदुस्तान स्ट्रांग हो सकता है। जो भी फौज ज्यादा प्रोफेशनल है वो हमेशा उसको फायदा होगा। भारत का कॉम्बैट एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, भारत की फौज देश की फौज है, भारत की जो फौज लड़ रही है वो अपनी जमीन के लिए लड़ रही है। चीन की फौज चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की फौज है। चीन जिस जमीन के लिए लड़ रही है PLA, वो उनकी अपनी जमीन नहीं है, उन्हें पता है कि ये तिब्बत की जमीन है और तिब्बत किसका जो मनोबल है वो भारत के साथ है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए भारत को एक कुछ हद तक फायदा है। ये थे जनरल शशि अस्थाना। ज़माने के साथ शब्दों के मायने देखिए कैसे बदल जाते हैं। टेलीग्राम का मतलब हमसे पहले वाली जनरेशन के लिए कुछ और था और हमारे लिए कुछ और ही है। तो हमारे लिए जो उसका मतलब है वो टेलीग्राम मोबाइल ऐप है जिस पर अब आज तक रेडियो का भी चैनल है और जहां हम हर रोज़ आपके काम के सारे पॉडकास्ट के लिंक भेजते हैं। तो अगर आप गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट या स्पॉटिफाई या जियो सावन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर नहीं हैं या सीधे हमारी वेबसाइट पर भी आप उतना चक्कर नहीं लगा पाते हैं तो टेलीग्राम पर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। वहाँ आपको एक जगह पर आज तक रेडियो के सारे पॉडकास्ट मिल जाएंगे। आज तक रेडियो aajtak.in/radio ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। अगली खबर सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी। आज सुबह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB ने रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक और सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा के घर पर छापा मारा और उसके बाद वो दोनों को पूछताछ के लिए ले गई। ये खबर आपने सुनी होगी, सुबह ही पढ़ ली होगी। दरअसल CBI की जांच में ऐसी चीज़ें मिली थी कि ED को भी इस जांच में शामिल होना पड़ा और NCB को भी शामिल होना पड़ा। तो ड्रग्स के पोजेशन और इस्तेमाल के जो क्लूज़ मिले हैं उन पर NCB जांच कर रही है। जो मौत का मामला है उस पर CBI को ही फैसला करना है, उस दिशा में जांच चल रही है, बयान दर्ज किए जा रहे हैं। इस पूरी कहानी में एक लिंक था 15 करोड़ रुपयों का, जो शायद आपने पहले भी सुना हो। ये बार बार कहा जाता था कि सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए गायब थे और वो कहीं चले गए। वो कहाँ गए ये मालूम नहीं। ये कहा गया कि हो सकता है इसके पीछे एक साजिश हो और जिसमें कोई कड़ी सुशांत की मौत से भी जुड़ती हो। लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन में ये साफ हो गया है कि वो 15 करोड़ रुपए अकाउंट से गायब होने की बात सही नहीं थी। मैंने बात की आज तक की क्राइम टीम के एडिटर शम्स ताहिर खान से। बड़े कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से वो क्राइम से जुड़े मसलों को समझाते हैं, बहुत आसानी से सब समझ में आ जाता है। मैंने उनसे पहले 15 करोड़ रुपयों के इस एंगल के बारे में पूछा। ये 15 करोड़ इसलिए इस केस में सबसे अहम है क्योंकि पटना में जो FIR दर्ज कराई है सुशांत के पिता KK सिंह ने, उसमें बाकायदा लिखा था कि एक तो ये है कि ड्रग्स का ओवरडोज था और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट था कि सुशांत के अकाउंट में पैसे थे और 17 करोड़ रुपए थे, लेकिन उनमें से 15 करोड़ मिसिंग है। किस अकाउंट में गए, कहाँ गए, उन्हें नहीं मालूम। तो इसलिए इस बात को जोड़ा गया कि सुशांत की मौत के पीछे साजिश तो नहीं है और ये 15 करोड़ कहाँ है। इसी बीच में ये पता चला, रिया चक्रवर्ती ने जो आज तक को इंटरव्यू दिया उसमें कहा कि उसने एक फिल्म साइन करनी थी जो रूमी जाफरी और वासु भगनानी जाने माने जो प्रोड्यूसर है
उनके साथ, और उसके लिए वो 15 से 17 करोड़ की बात हुई थी कि वो शायद उसको मिलना था सुशांत को। और सुशांत ने ये बात अपने घर वालों को बताई कि बड़ा खुश हूं मैं, मुझे 15 या 17 करोड़ मिल गए या मिलने वाले, उसमें से कोई एक लाइन उसने इस्तेमाल किया। घर वालों को लगा कि शायद ये मिल गए हैं पैसे, और उसी को उन्होंने जोड़ा कि अकाउंट में अगर ये पैसे मिल गए हैं तो कहाँ गए। अब इस सच्चाई को दो ही शख्स बता सकते थे, या तो रूमी जाफरी या वासु भगनानी। तो रूमी जाफरी का ये कहना है कि बात हुई थी, लेकिन साइन जो है वो साइनिंग अमाउंट जो देना था, कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो पाया था। उसकी वजह ये थी कि अचानक उसी दौरान में 25 मार्च को लॉकडाउन हो गया, और लॉकडाउन की वजह से सारी चीजें रुक गई, तो इसलिए ये पैसे ट्रांसफर नहीं हुए। और उनका ये भी वैसे कहना था कि जब किसी फिल्म को कोई साइन करता है, जो एक्टर होते हैं, तो एक साथ एक मुश्त सारे पैसे नहीं दिए जाते, बल्कि अलग अलग किस्तों में दिए जाते हैं। जैसे पहले साइनिंग अमाउंट 5%, इसके बाद जब फिल्म फ्लोर पे जाती है 10%, प्री प्रोडक्शन में फिर कुछ और %, जब फिल्म पूरी कंप्लीट हो जाती है तो फिर पूरे पैसे। तो एक साथ तो वैसे भी दिए नहीं जाते, लेकिन उनका अब ये कहना कि क्योंकि साइन कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ तो पैसे देने की बात ही नहीं थी लॉकडाउन की वजह से। तो इसलिए ये जो सवाल है कि ये 15 करोड़ मिसिंग, शायद उसका ये राज यही था, जो राज अब खुल गया कि पैसे आ ही नहीं तो फिर अकाउंट से जाएंगे कहाँ। शम्स, सीबीआई की जांच को भी अब कुछ दिन हो गए हैं शुरू हुए, तो उन्होंने जो बयान दर्ज किए हैं उससे जो कड़ियाँ मिल रही हैं जिस दिशा में जांच जा रही है, दूसरी तरफ मुंबई पुलिस को जो सुशांत की 3 बहनों ने घटना के ठीक बाद जो बयान दिए थे वो भी अब सामने आए हैं, लीक हो गए हैं। तो उसमें से क्या निकल के आया, और वो जो तीनों बहनों का बयान है, क्या वो सीबीआई की जांच जो चल रही है उसमें भी एक योगदान कर सकता है, उसको प्रभावित कर सकता है? हुआ ये कि इसमें जब से दोनों तरफ से इल्जामों का असल में दौर शुरू हो गया, सुशांत के परिवार के वकील की तरफ से रिया के खिलाफ कहा जाता है, रिया की तरफ से कुछ ऐसे व्हाट्सएप चैट्स और बाकी चीजें निकाली जाती हैं, और अपनी दलील में वो अपना पक्ष रखती। तो उन्हीं सारी चीजों में ये 3 जो बयान थे, जो उनकी बहनों के और उनके पिता के, मुंबई पुलिस को जो उन्होंने 16 जून को दिया था सुशांत की मौत के 2 दिन बाद, अब वो मीडिया में लीक हो गया। जाहिर सी बात है ये सिलेक्टिव लीक कराए जा रहे हैं धीरे धीरे अलग अलग एजेंसियों के जरिए। इन बयानों से ये साफ होता है कि परिवार ने कभी भी शक नहीं जताया सुशांत की मौत को लेकर। तीनों बहनों का कहना था कि हाँ वो बीमार था, मानसिक रूप से परेशान था, डिप्रेशन का शिकार था, एंग्जाइटी के अटैक पड़ते थे, और शायद इसी वजह से उसने खुदकुशी कर ली। उन्होंने वहां पे कभी भी शक नहीं जताया कत्ल का। उनके पिता ने भी यही कहा कि उन्हें वजह नहीं मालूम क्यों, लेकिन शायद वो एक बीमारी का शिकार था और उस वजह से उसने खुदकुशी कर ली। लेकिन अब फिर जब ये मीडिया में आया तो इन लोगों का ये कहना है कि सुशांत के जो फादर के वकील हैं कि बयान मराठी में दर्ज किए गए, साइन कराए गए, और इसलिए उन्हें पता नहीं कि उस बयान में मुंबई पुलिस ने क्या लिखा। हालांकि यहाँ एक बात अजीब सी है कि जब ये बयान लिखा गया तो उस वक्त इनके साथ एक आईपीएस अफसर जो सुशांत के बहनोई है, बड़ी बहन के उनके पति, जो इस वक्त फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर है, ओपी सिंह, वो उस वक्त मौजूद थे जब मुंबई पुलिस ये बयान दर्ज कर रही थी। और एक बहन वकील है, सुप्रीम कोर्ट में है। तो जैसे इनका इल्जाम है कि जबरन साइन कराया गया, तो उस वक्त भी ये बातें सामने रखी जानी चाहिए थी और इनको बाद में भी रख सकते थे, लेकिन ये सारी चीजें रखी नहीं गई। अब इतने टाइम के बाद ये कहा जा रहा है, तो अब जाहिर सी बात है सच्चाई क्या है और झूठ क्या है ये तो बाद में पता चलेगा। इस बयान का वैसे मेरी नजर में कोई अहमियत है नहीं, क्योंकि अब मामला सीबीआई की इसमें है, जांच सीबीआई कर रही है, सारी कुछ वो देखे। उस बयान के बाद जो नया एफआईआर है उसी के ऊपर जांच हो रही है, तो अब उनको दोबारा मौका मिला है। इन लोगों ने सभी ने सीबीआई को दोबारा बयान दिया है, तो मुंबई पुलिस के बयान और उसको लेके विवाद, उसका मुझे लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। असली जांच सीबीआई कर रही है और सीबीआई की जांच सिर्फ 3 चीजों पे है। एक, सुशांत की मौत खुदकुशी है या कत्ल। दूसरा, अगर खुदकुशी है तो वजह क्या है, और कत्ल है तो साजिश क्या है। और इसी के इर्द गिर्द सारी चीजें आ रही, जिसमें बीच में फिर पैसे भी आए, फिर ड्रग्स भी आए, इसलिए एक तरफ ईडी भी इसमें आ गई, एनसीबी भी आ गई। तो एक साथ 3 सेंट्रल एजेंसी इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन असली जांच जो है वो सीबीआई की है, क्योंकि उसे ही बताना है कि सुशांत की मौत का सच है क्या। हालांकि लगभग अब 3 महीने, करीब 2.25 महीने हो गए, अभी तक ये सच सामने नहीं आया। अलग अलग डॉक्टरों से, तमाम लोगों से पूछताछ हो रही है, विटनेस से पूछताछ हो चुकी है, आरोपी से पूछताछ हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि अभी इसमें वक्त लगेगा, हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, और इतनी जल्दी शायद ये खुलासा हो भी नहीं। ये थे हमारे साथी शम्स ताहिर खान। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कोरोना वायरस की वैक्सीन पर एक बात कही है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें भविष्य के कुछ संकेत मिलते हैं। WHO प्रवक्ता ने कहा है कि अगले साल के मिडिल तक, यानी 6ठे महीने के हिसाब से आप जून मान सकते हैं, 2021 के मध्य तक कोरोना वैक्सीन की दुनिया में वाइड स्प्रेड अवेलेबिलिटी होना बहुत मुश्किल है। WHO ने यह भी कहा है कि वैक्सीन की इफ़ेक्टिवनेस और सेफ्टी
दोनों के खूब चेक्स होने चाहिए। जिसे कहते हैं कि ठोक बजाकर हर तरह से देखना चाहिए कि वैक्सीन काम भी करे और पूरी तरह सेफ भी हो। एक और बात कही है WHO ने कि जितनी भी वैक्सीन्स पर काम चल रहा है उनमें से किसी ने भी 50% की एफिकेसी यानी मारक क्षमता नहीं दिखाई है, जबकि ये मिनिमम बेंचमार्क है किसी वैक्सीन को अप्रूव करने के लिए। तो WHO के इन बयानों का क्या मतलब है, क्या ये चिंता की बातें हैं? मैंने बात की आज तक रेडियो के हेल्थ कॉरेस्पॉन्डेंट रिचीक मिश्रा से। कुलदीप, विश्व स्वास्थ्य संगठन ये कहना चाह रहा है कि बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया में कोविड की जो वैक्सीन है वो उन लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाए जो फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं और उनको उसका बेनिफिट मिले, ताकि उसके बाद जो बाकी लोग हैं वो एक बार सेफ हो जाएंगे, फ्रंट लाइनर्स, तो उसके बाद बाकी जो लोग हैं उन्हें वैक्सीनेशन में आसानी होगी। इस काम के लिए WHO ने अभी हाल ही में एक बयान दिया था कि वो अफ्रीका और वैसे अन्य देशों में जहाँ पे दिक्कत है, वैक्सीनेशन नहीं हो पा रही है, वैक्सीन पहुंचने में दिक्कत आएगी, और गरीब देश है, उनके लिए वो करीब 230 करोड़ वैक्सीन के डोजेस बचा के रखेंगे। ये बचा के रखने का मतलब यही है कि जिनके पास सुविधाएं नहीं है, पैसे नहीं है, वहां पे WHO ये वैक्सीन पहुंचा सके, और बड़े पैमाने पे जहाँ पे खतरा ज्यादा है, जो घनत्व वाले इलाके हैं जहाँ पे हाईली डेंस पॉपुलेशन है, वहां पे ये दवाइयाँ पहुंचाई जा सके, वैक्सीन पहुंचाई जा सके। तो वाइड स्प्रेड वैक्सीनेशन का मतलब यही है कि ज्यादा से ज्यादा देशों में दवाई कम से कम पहुंच जाए। रिचिक, दूसरी बात जो कही WHO ने कि किसी भी वैक्सीन ने मिनिमम 50% की एफिकेसी नहीं दिखाई है, मारक क्षमता। इतनी सारी वैक्सीन्स हैं, रूस के इतने दावे हैं कि हम तो अभी लेके ही आ रहे हैं, अमेरिका कह रहा है कि हम इलेक्शन से पहले ले आएंगे, जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो ये कह रही हैं कि एकदम सक्सेसफुल जा रहा है, सब कुछ ट्रैक पे है। WHO एकदम अलग बात कह रहा है कि कोई भी वैक्सीन अभी 50% एफिकेसी नहीं दिखा रही। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है? कुलदीप, देखिए, किसी भी वैक्सीन को प्रामाणिक तब माना जाता है, सुरक्षित, प्रामाणिक और फायदेमंद। ये तीन चीजें देखी जाती है। उसका स्टैंडर्ड ये है कि मिनिमम 70% होना चाहिए बीमारी पे असर उस वैक्सीन का, ये आमतौर पे माना जाता है। लेकिन आपको याद होगा, जब से ये कोरोना आया है, 9 महीने हो गए करीब इसको, और जनवरी से जब से वैक्सीन को लेकर के अलग अलग फार्मा कंपनियां और देशों ने ये कहा कि हम बनाना शुरू कर रहे हैं, और उन्होंने कई स्टेज के ट्रायल्स किए, पहला, दूसरा, तीसरा स्टेज बड़ा लंबा जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों के ऊपर ट्रायल करना होता है। तो उसमें देखा जाता है कि वैक्सीन का परसेंटेज कितना है, मतलब वो कितनी असरकारक है। तो उस समय ये निर्धारित किया गया था कि क्योंकि कोरोना नई बीमारी थी और इतने बड़े पैमाने पर फैली थी, तो WHO ने वहां पे अपने स्टैंडर्ड को, और देशों ने अपने स्टैंडर्ड को, वैक्सीन के स्टैंडर्ड थोड़ा कम कर 50% पे लेके आ गए थे कि अगर 50% तक भी कोई वैक्सीन कोरोना वायरस को रोकने में सक्षम होती है तो हम उसे बाजार में ला सकते हैं। WHO की जो प्रवक्ता है मार्गरेट हैरिस, वो कह रही है कि किसी भी वैक्सीन में 50% तक का आंकड़ा भी नहीं छुआ है, मतलब उसकी जो क्षमता है बीमारी को रोकने की, 50% तक भी नहीं है। ये हो सकता है कि अलग अलग देशों ने, अलग अलग फार्मा कंपनियों ने WHO को अपनी वैक्सीन की रिपोर्ट उस स्तर पर न दी हो जिस स्तर पर वो चाहते हैं। WHO का ये जो कहना है, इसमें थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय गतिरोध भी दिख रहा है, क्योंकि अमेरिका, रूस ये WHO की बात नहीं मान रहे हैं। ऐसे कई देश हैं जिनका अपना एक स्टैंडर्ड है और वो उसको मानते हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड से बेहतर है। तो उस स्थिति में WHO के पास सभी देशों में होने वाले वैक्सीन ट्रायल्स की रिपोर्ट जो है वो पूरी तरह से नहीं पहुंच पा रही है। तो हो सकता है कि इस आधार पर मार्गरेट हैरिस ने ये बात कही हो कि 50% तक नहीं है। अब रूस ने दावा किया कि उसकी दवा 10% सही है, पुतिन ने अपनी बेटी के सही होने का दावा कर दिया। इसके पहले ऑक्सफोर्ड की दवा ने भी इम्यूनिटी, डबल लेवल की इम्यूनिटी जगा दी थी। चाइना भी अपने वैक्सीन का यही दावा कर रहा है। तो अब देखना ये है कि इन सारी दवाइयों का जो एफिकेसी लेवल, जिसको वो क्षमता बोल रहे हैं, बीमारी को, कोरोना को रोकने की जो क्षमता है, वो 70% है या नहीं है। रिचिक, आखिरी सवाल जिसको ब्रह्म प्रश्न आजकल है, वो हर कोई उसका जवाब जानना चाहता है। मैं इस WHO के ताज़ा बयान के कॉन्टेक्स्ट में इसको ज़्यादा समझना चाहता हूँ कि जो उन्होंने कहा कि वाइड स्प्रेड अवेलेबिलिटी जो है वो मिड 2021 तक होना बड़ा मुश्किल है। तो क्या भारत में जो अवेलेबिलिटी को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं कोरोना वैक्सीन की, कब तक अवेलेबल होगी, क्या ये बयान भारत के कॉन्टेक्स्ट में भी हमें देखना चाहिए कि, या फिर भारत ने जैसे ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका से जो डील कर रखी है, कुछ 1-2 महीने पहले भारत में आ जाएगी, अप्रैल मार्च तक?
ये बता पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कितना पहले या कितना बाद में। अभी जो एक खबर आई थी ऑक्सफोर्ड और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के बीच में कोलैबोरेशन हुआ है। उन्होंने जो वैक्सीन बनाई है उसका प्रोडक्शन जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को मिला हुआ है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ओनर है पूना वाला, उन्होंने ये कहा कि हमारे यहाँ जो भी प्रोडक्शन होगा उसका 50% डोज हम भारत में देंगे। अगर हम मान लेते हैं कि उनके यहाँ एक दिन में 10,000 डोजेस बनते हैं तो उसमें से 5,000 डोज वो भारत में देंगे। इस तरह से उनका टारगेट ये था कि हम जितना भी डोज बनेगा हम करीब 50 करोड़ डोज जो है वो भारत के लिए रखेंगे। 50 करोड़ डोज कम नहीं होता है। अगर हम पूरे देश में फ्रंट लाइन पे मौजूद डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी या मेडिकल स्टाफ या जो लोग भी कोरोना फाइटर्स हैं या वॉरियर्स हैं उनको अगर ये दवा देते हैं वो सिक्योर होते हैं, फिर हम सेकेंड लाइनअप पे ले जाते हैं वैक्सीन को, तो पेशेंट्स को, मरीजों को देते हैं, तो इस तरह से इम्यूनिटी बनती चली जाएगी और ये एक फैलाव होगा। वाइड स्प्रेड का मतलब है पूरी तरह से फैल जाना। अगर WHO ये कह रहा है कि मिड 21 अगले साल के मध्य तक या अंत तक सभी लोगों को वैक्सीनेशन हो पाना मुश्किल है, तो उन्होंने किसी आंकड़ों के आधार पर कहा होगा। वो जब तक आंकड़े हम देख नहीं लेते तब तक उस पर कुछ भी कह पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ये थे हमारे हेल्थ कॉरेस्पॉन्डेंट ऋचिक मिश्रा। दिन भर में अब हेडलाइंस एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल शिक्षक दिवस के मौके पर देश के चुनिंदा 57 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। तमिलनाडु में कुड्डालोर जिले में एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से 9 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य गंभीर रूप से झुलस गए। सिख दंगों के एक मामले में दोषी सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। नीट परीक्षा को लेकर 6 राज्यों की ओर से दाखिल रिव्यू पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बिहार चुनाव के साथ देश की 64 विधानसभा और एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव होगा, ये ऐलान चुनाव आयोग ने किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। गायत्री प्रसाद प्रजापति को 3 महीने की राहत दी गई है। चेन्नई सुपर किंग्स टीम के ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह निजी कारणों का हवाला देकर IPL से हट गए हैं और टेलीविजन चैनल कलर्स ने देश के सबसे बड़े ई-स्पोर्ट्स और मोबाइल गेमिंग प्लेटफॉर्म मोबाइल प्रीमियर लीग MPL के साथ साझेदारी कर ली है। रियलिटी शो बिग बॉस के अगले सीजन बिग बॉस 2020 को इस बार MPL प्रायोजित करेगा। आज तक रेडियो पर इवनिंग न्यूज़ एनालिसिस दिन भर में इतना ही। साउंड मिक्सिंग थी कपिल देव सिंह की। आज का कोरोना कवरेज ज़रूर सुनिएगा। कोरोना पर आपके काम की कुछ जानकारियाँ माधुरी लेकर आई हैं जो आपको जाननी चाहिए, आपको कोरोना से बचाव में वो मदद करेंगी। कल शनिवार है, कल भी कोरोना कवरेज आएगा, पर कल मनी मैनेजर भी आएगा। मनी मैनेजर का 5वां एपिसोड कल आ रहा है, तो पैसा बचाने और पैसा लगाने के टिप्स उसमें होंगे, वो भी सुनिएगा। सोशल मीडिया पर कुछ कमेंट्स आए हैं जिसमें लोग कह रहे हैं कि PUBG पर हमने जो पॉडकास्ट किया था, हमारे ट्विटर और यूट्यूब पर लोगों ने लिखा है कि जो उस पॉडकास्ट में हमने PUBG की मेमोरीज़ को आपस में शेयर किया था वो लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है। और आपने नहीं सुना तो आप भी सुन लीजिएगा। आज तक रेडियो की वेबसाइट पे आएँ और उसमें एक पॉडकास्ट सेक्शन है, उसके अंदर वो एपिसोड आपको मिल जाएगा। तो वीकेंड आ गया है, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सुनते रहिए आज तक रेडियो। जो मज़ा पॉडकास्ट में है वो और कहाँ। नमस्कार।